सो हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक वेज है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है और दोनों का एक्सेलरेशन दोनों का मास जो है वो सेम है ना। मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी इक्वल टू स्मॉल एम। और यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो वेज है, ये वेज का मतलब यहाँ पर ए है, ये जो ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट है इसी को वेज बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि इस वेज का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक, तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें वेज फ्री होता है ना, तो इसके हमने कुछ स्टेप्स बना रखे हैं। तो वो स्टेप्स बताने के लिए ही ये रिकॉर्डिंग की जा रही है कि जब भी आपके सामने ऐसा कोई फ्री वेज वाला क्वेश्चन आए जिसमें वेज फ्री टू मूव होता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप थोड़ा बहुत इनका एक्सेलरेशन ड्रॉ करो कि ब्लॉक ए किधर मूव करेगा, ब्लॉक बी किधर मूव करेगा। तो देखो, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको ए बोला जा रहा है, तो इस पर जो बी होता होगा, देखो सॉल्यूशन अब स्टार्ट हो रहा है, अब ध्यान से सुनना है ना, काम की बात अभी चालू हो रही है। तो हमने कहा ये जो वेज ए है, ऑब्जेक्ट ए, इस पर ऐसा एक नॉर्मल रिएक्शन आता होगा, है ना, मानते हो। अब इस ऑब्जेक्ट पर ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया होगा? बी ने लगाया होगा। ये जो बी होता होगा इस ए के ऊपर ऐसा एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता होगा, ठीक है। तो ये इस पर ऐसा एक नॉर्मल रिएक्शन आता है। अब इस नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट होता होगा, उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर जाएगा लेफ्ट में। तो सिंपल सी बात, मैंने कहा कि एक नॉर्मल है, इस नॉर्मल का एक एक्स कंपोनेंट होता होगा, एक वाई कंपोनेंट भी होता होगा, है ना। लेकिन मेरे काम का अभी एक्स कंपोनेंट है। इस एक्स कंपोनेंट की वजह से ये जो वेज है ये इधर मूव करता होगा विद सम एक्सेलरेशन ए, और यही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, नॉर्मल का काम हो गया, इसको मैं हटाने जा रहा हूं। इसके ऊपर जो ब्लॉक था, ब्लॉक बी, वो मैंने ड्रॉ किया। अब जब ए इधर स्लाइड करेगा तो जो बी होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो बी का एक्सेलरेशन है वो मैंने बी मान लिया, और ये जो बी मैंने माना है ये विथ रेस्पेक्ट टू ए माना है, ठीक है। यहाँ पर काम की बात ये है कि जो वेज का एक्सेलरेशन है वो ए है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वेज का एक्सेलरेशन ए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, लेकिन जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो बी है ए के रेस्पेक्ट में। अब ऐसा भेदभाव मैंने क्यों किया वो आप खुद से सोचो, है ना। ये पार्ट जो है मैं आपके तरफ लीव करता हूँ कि मैंने इसका एक्सेलरेशन भी ग्राउंड फ्रेम में क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप कहाँ दिमाग चलाओगे, है ना। तो इसलिए ये बस आपका थोड़ा आपके साइड का वर्क है कि आपको ये सोचना है कि ऐसा क्या हो जाता अगर इसका ग्राउंड फ्रेम में मान लेते, तो है ना, ऐसा क्या पाप हो जाता अगर इसका एक्सेलरेशन भी ग्राउंड फ्रेम में मानते। तो मैंने इसका एक्सेलरेशन माना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और इसका एक्सेलरेशन माना है इसके रेस्पेक्ट में। ब्लॉक का एक्सेलरेशन माना है वेज के रेस्पेक्ट में। और ये टास्क आपका है सोचने का कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, इसका एक्सेलरेशन इसी के रेस्पेक्ट में क्यों माना, ठीक है। और फिर आप लोग अपना अपना जो ओपिनियन है वो अलग से आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये रीज़न रहा होगा, वो रीज़न रहा होगा। हम तो रोज़ मिलते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले ऐसा मान लेते हैं, उसके बाद आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में अपन क्या करते हैं, ए का एक्सेलरेशन और बी का एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ए का एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ए आई कैप। बी का एक्सेलरेशन लिखने के लिए थोड़ा सा आपको रिलेटिव लगाना पड़ेगा। आप कहोगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ऐसा कहोगे। फिर यहां से आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बी का एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में ही आपने बी माना था और ए का एक्सेलरेशन तो आपने ए माना था, तो ये आया एक्सेलरेशन ऑफ बी। अभी आया नहीं है, आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना है, तब आएगा। तो लिखता हूं मैं इसको, ठीक। तो देखो मैं बी लिखने जा रहा हूँ, हाँ बी वेक्टर फॉर्म में। तो ऐसा था बी के कंपोनेंट होते, इधर क्या आता बी कॉस थीटा,
ये b है, b का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, b cos थीटा, और वर्टिकल हो जाएगा b sin थीटा। तो इस b को मैं लिखूंगा b cos थीटा i कैप माइनस b sin थीटा j कैप। तो ये मैंने b का वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब मैं a का वैल्यू रखता हूँ, सिंपल है, a तो लेफ्ट में ही है, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, माइनस a i कैप, ऐसा हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा मैं आई कैप वालों को एक साथ लिख दूं, तो ये बनेगा b cos थीटा माइनस a आई कैप माइनस b sin थीटा j कैप, ऐसा होता। तो ये था अपना स्टेप नंबर 1। ध्यान रखना, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ऐसा क्लियर कट किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलने वाला कि जब भी वेज फ्री होता है तो क्या करना होता है। तो उसी के हमने स्टेप्स बना के रखे हैं। जब भी फ्री वेज वाला क्वेश्चन आए आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। तो ये है पहला स्टेप, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड स्टेप पे, स्टेप नंबर 2। इसमें क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं एफ नेट इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 अलॉन्ग x, वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये कुछ नया नहीं है, NLM फॉर सिस्टम लिखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट पर f इक्वल टू ma होता है, बहुत सारे आ जाते हैं तो m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a2 चलता है। तो देखो हमारा जो सिस्टम था वो तो ये था, ये सिस्टम। अब एक बात बताओ, सिस्टम पे बाहर से x में कोई फोर्स लगा क्या, अलॉन्ग x लगा। इस सिस्टम पर बाहर से x पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस पे बाहर से जो फोर्सेस है वो क्या है, mg और ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल ng, बस, है ना। ये तीन ही फोर्स तो है ना इस पे जो बाहर से लग रहे हैं। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लिखा जाता है ना, ये बात आपको पता होगी। F इक्वल टू ma में जो F होता है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो ये जो हमारा सिस्टम है इस पर बाहर से x में अलॉन्ग x कोई फोर्स नहीं लगा, इस वजह से LHS हो जाएगा 0, ठीक। अब सीधी सी बात है, मैं x में लगा रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी x वाला होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं m1, मतलब वेज के लिए m1 की जगह m लिखा। वेज का एक्सेलरेशन x में कितना था, माइनस a, प्रीवियस स्लाइड में लिखा है, देख सकते हैं। वेज का एक्सेलरेशन x में कितना है, माइनस a, प्लस m2 ब्लॉक का लिखा। अब यहाँ फिर से ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखूंगा, x वाला। कौन सा, x वाला। तो ये देखो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ गया, ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये, जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है x वाला वो सिर्फ ये, x वाला मतलब आई कैप वाला, इसको मैं लिखूंगा वहां पे b cos थीटा माइनस, ये बना b cos थीटा माइनस। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आएगी जो कि क्या होगी, 2a इज इक्वल टू b cos थीटा, यही होगा। तो यहां से मैंने b कैलकुलेट करके रख लिया, विच इज 2a बाय cos थीटा। तो ये था अपना स्टेप नंबर 2, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखे तो सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि इजी तो है लेकिन लेंदी है। तो जैसे ही आपको दिखे ना वेज फ्री होके कहीं जा रहा है, तो आप ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सबसे आखिरी में सॉल्व करें। तो ये था स्टेप नंबर 2। फिर आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 में क्या करते हैं, अपन FBD बनाते हैं। किसका, ब्लॉक का। किसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो जो वेज है ना, वेज वो इधर एक्सेलरेटेड था। तो अगर मैं वेज के रेस्पेक्ट में जाऊंगा तो पहली बात तो वेज हो गया फिक्स्ड, वेज इज फिक्स्ड, या फिर वेज इज एट रेस्ट। जिसके रेस्पेक्ट में जाते हैं वो रेस्ट पे आ जाता है ना, ये सबको पता है। तो मैं वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का FBD बनाना चाहता हूं।
तो वेज के रेस्पेक्ट में वेज तो रेस्ट पे हो गया, ठीक है। अब वेज का एक्सेलरेशन इधर था, तो इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगता होगा, जो कि कितना होता होगा, ma। और क्या फोर्सेस लगते होंगे उस पर, एक लगता होगा mg, और एक ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आता होगा इस ब्लॉक पर। ध्यान देना है ना, एफबीडी किसका बनाया मैंने, ब्लॉक का एफबीडी बनाया, वेज का नहीं बनाया, ब्लॉक का बनाया है। ब्लॉक का एफबीडी है वेज के रेस्पेक्ट, एफबीडी ब्लॉक का है वेज के रेस्पेक्ट में, तो जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो भी यहां पर मैं दिखाऊंगा ऑब्वियसली वेज के रेस्पेक्ट में। पूरी कहानी यहां पर वेज के रेस्पेक्ट में, तो वेज के रेस्पेक्ट में ही तो बी माना था ना, है ना, कितना हुआ। अब करूंगा मैं कंपोनेंट, mg का यहाँ कंपोनेंट क्या होता है, सबको पता होता है, mg sin थीटा। जिसको ये बात ना पता हो, mg का कंपोनेंट mg sin थीटा होता है, वो अलग से मिलना। अब ये जो एंगल था थीटा था, तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो इस ma का भी इधर एक कंपोनेंट आएगा, जो कि होगा ma cos थीटा, ठीक। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यूज किया एफ नेट इक्वल टू ma अलोंग इंक्लाइन। तो ये जो इंक्लाइन सरफेस है, इसके अलोंग में यूज कर रहा हूं नेट फोर्स इक्वल टू ma, ठीक है। तो देखो इंक्लाइन के अलोंग नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स है mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा, यही दो फोर्स है अलोंग द इंक्लाइन, है ना। तो ये हो गया नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन b मान के रखा, ठीक है। अब देख सकते हो पूरा m वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ से g sin थीटा प्लस a cos थीटा इक्वल टू b। तो मान के चलता हूँ, इसके आगे आप समझदार हो। देखो ये है इक्वेशन एक, ये है एक और इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके हम a और b सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। करते हैं, यहां से b का वैल्यू रख रहा हूं, जो कि क्या था 2a बाय cos थीटा, उसको मैंने यहां पे रखा। तो क्या बनेगा यार, RHS बनेगा 2a बाय cos थीटा, और LHS में क्या था g sin थीटा प्लस a cos थीटा। यही था, एक बार चेक कर लूं, g sin थीटा प्लस a cos थीटा, ठीक है। दोनों तरफ cos से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा g sin थीटा cos थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2a, ऐसा होगा। फिर इसको लिखा मैंने g sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू a कॉमन 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा। तो यहां से हमारा a आ गया, जो कि हमसे पूछा गया था, g sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो लिखूंगा 2 माइनस cos स्क्वायर को मैं लिखने जा रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपना फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा g sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही हमसे पूछा गया था, ठीक। अब यहां से a आ चुका है, ये इतना ही पूछा गया था, ठीक। अब a आ चुका है, अगर आप चाहो तो आप b को भी कैलकुलेट कर सकते हो। b कितना आया था, 2a बाय cos थीटा आया था ना, तो इसको यहां पे रख दो, तो कितना आएगा b, देखो जब मैं इसको यहां रखूंगा तो एक cos से cos कट जाएगा, और ये बनेगा 2g sin थीटा बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूछा तो नहीं था वैसे, लेकिन अपन ने कैलकुलेट कर दिया, है ना। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता b का एक्सेलरेशन बताओ, अभी तो सिर्फ और सिर्फ किसका पूछा था, वेज का पूछा था। अगर कोई आपसे पूछता कि भाई b का एक्सेलरेशन भी बताओ, तो b का एक्सेलरेशन में ये आंसर नहीं होता, ये तो b का एक्सेलरेशन वेज के रेस्पेक्ट में आया है ना।
कोई अगर आपसे पूछता कि बी का एक्सेलरेशन बताओ, ये और बताओ कितना होगा, तो फिर क्या करते हैं? समझदार हो, है ना? ए और बी आ चुका है, तो ए और बी को आप उठा के यहां पे रखते हैं, यहां पे, तो उससे आपको बी का एक्सेलरेशन मिलता। तो मुझे पता था पहले से कि बी का एक्सेलरेशन बहुत लेंदी है, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं, है ना? मैंने सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सेलरेशन पूछा है यहाँ पे? वेज का। और मुझे नहीं लगता कि इतना लेंदी क्वेश्चन कभी आएगा, है ना? कि इतनी मेहनत से तुम ए कैलकुलेट करो, बी कैलकुलेट करो, फिर उस ए और बी को यहाँ पे रखो, तब जाके बी का एक्सेलरेशन आए। तो इतना परेशान कोई एग्जाम नहीं करता, है ना? एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो कम से कम यही पूछा जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, ज्यादा से ज्यादा इसका पूछ लेगा, वो भी किसके रेस्पेक्ट में? वेज के रेस्पेक्ट में। तो ये दोनों बातें अपन ने कैलकुलेट कर ली, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।